ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदर्श एकेडमी एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं अपने मूल अधिकार से जुड़े हुए टॉपिक के। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो 2 से 3 पार्ट में कवर हो जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी में पूछे गए हों, चाहे वो स्टेट पीसीएस में पूछे गए हों, बिहार में, एमपी में, है ना, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उसके साथ साथ बीएड में और एसएससी वगैरह के एग्जाम में, सीडीएस में, आरआरबी में, जहां भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सभी क्वेश्चन को अपने इस क्लासेस में शामिल करता हूं ताकि आपका एक अभ्यास हो पाए, रिवीजन हो पाए क्लास के लिए। और इसी में से क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर देगा और जो ऑप्शंस होंगे उसको थोड़ा चेंज कर देगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा है कि जगह पे लिख देगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास नंबर 9 है हमारा, जो मॉक टेस्ट चल रहा है या फिर रिवीजन क्लास चल रहा है उसका ये क्लास नंबर 9 है। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि क्लास की सूचना मिले और आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके डेली जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड मॉक टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। तो मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस ऑप्शन में से अगर आप चुनना चाहें, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, है ना। ये आपका मूल अधिकार है। अगर यहां पर आप देखें कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है ना, ये मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ये भी मूल अधिकार का हिस्सा नहीं है ना। कहीं भी मूल अधिकार में ये शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन व्यक्तिगत अधिकार जो पर्सनल राइट्स हैं, है ना, इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनको यहां पर शामिल किया जाता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो फ्रीडम है उसको सुनिश्चित करना, ये मूल अधिकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो हर क्वेश्चन में अगर उपरोक्त सभी दिया हो तो हमेशा सही नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा निम्नलिखित में से सभी विकल्प सही है, ये हमेशा सही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर है वाद योग। वाद योग का मतलब यह है कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और कोर्ट के द्वारा इसको लागू किया जा सकता है। इसको बोलते हैं वाद योग। वाद मतलब होता है, मतलब उसके प्रति केस चलना, मुकदमा, ये कहते हैं ना। तो उसके योग्य है। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आपकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, तो आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। ये होता है वाद योग। ठीक है, देखते होंगे कि वाद, जैसे केशवानंद भारती वाद बनाम भारत संघ, तो वो जो वाद है ना, वो विवाद को कहते हैं या फिर केस को कहते हैं, मुकदमे को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है यहाँ पे। जाहिर सी बात है, अगर हम चैप्टर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के तो उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में क्या चीजें कहां से ली गई हैं, जो स्रोत है, उससे जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। 2 वर्ष पे एक बार दिख जाता है और जितने भी एग्जाम हो उनमें कहीं ना कहीं। इसका उत्तर है यूएसए, अमेरिका से लिया गया है मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग को याद रख लीजिए, संविधान की अनुसूची को याद रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सारे अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाग और अनुसूची पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता ही आता है। इसका उत्तर है भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार से जुड़े हुए कानून है। पहले में क्या है? भारत और भारत संघ। दूसरे में क्या है? दूसरे भाग में है आपके नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप। और तीसरे में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और 4 में क्या है? तो इसी तरीके से वो क्रम चलता रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए, भाग 4 में क्या है? हालांकि अगले 2-3 क्लास के बाद जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां आपको पता ही चल जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे?
शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? अभी का नहीं पूछ रहा, जब संविधान बना था उस समय कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इन ऑप्शन में से चूज करके बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 7 दिए गए थे। अभी 6 है, 7वां भी दिया गया था। आपको कमेंट करके बताना है 7वां अधिकार कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 7वां अधिकार बहुत आसानी से बता सकते हैं, बस आपको हिंट दे रहा हूं, वो 300 क में चला गया है। अब आप आसानी से बता पाएंगे कौन सा अधिकार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब यह केवल कानूनी अधिकार है। बताइए, प्राथमिक का मतलब एक मूल अधिकार था, महत्वपूर्ण अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो केवल लीगल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट से अब लीगल राइट हो गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया। बताइए वो कौन सा अधिकार है? अब यहां पर जो वर्ड लिखे गए हैं वो वर्ड थोड़े से उर्दू वाले हैं, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका उत्तर है जायदाद का हक, यानी कि जो भूमि था, है ना, प्रॉपर्टी राइट्स थे वो। अब जो इससे पहले क्वेश्चन आपको बताया 300 का, यही आपका उत्तर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी राइट्स से पहले जिनको अब लीगल राइट बना दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 300 का में इसको डाल दिया गया है, और ये क्या हो गया, अब लीगल राइट हो गए हैं, है ना। आप केस कर सकते हैं, लेकिन वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि वो आपका हक होना चाहिए, है ना। ये ध्यान आपको रखना है। अब ये केवल कानूनी अधिकार है, पहले प्राथमिक अधिकार था जो कि प्रॉपर्टी राइट है, जायदाद का हक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसको कौन लागू करवाता है? संविधान में किसके पास ये पावर है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ हाई कोर्ट्स को भी ये पावर दिया गया है ना। हाई कोर्ट्स के पास भी ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को लागू करवा सकते हैं। अब उसमें कौन कौन सा है वो आपको पढ़ना है ना, आपको एक बार रिवीजन करना है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जो स्टेट्स के हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? निम्नलिखित में से, ये चारों ऑप्शन में से क्या ऐसा है जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता के अंतर्गत आता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है? इसका उत्तर है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो दोनों के अंतर्गत आता है ना। राज्यों के बीच परस्पर विवाद होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट चला आता है ना, उसका कोई संबंध ही नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण करना हो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर मूल अधिकारों के लिए भी, जो कि मैंने अभी पहले बताया, हाई कोर्ट पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि मतलब वो अधिकार को बचाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आएगा संविधान के उल्लंघन, वहां हाई कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। केंद्र राज्य संबंध के बीच में भी कोई मतलब नहीं है, विवाद में राज्यों के बीच में एक राज्य का दूसरे राज्य से हो उसमें भी कोई संबंध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार में हाई कोर्ट शामिल हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 का केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। सबसे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, अगर आप लुसेंट वगैरह बुक पढ़ेंगे तो वहां पे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि मूल अधिकार से संबंधित है ना। बाकी उतना ज्यादा नहीं है, मतलब बाकी का संबंध नहीं है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का संबंध है मूल अधिकार से जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें किस चीज का अभाव है? समाज में समानता होती है, उसके होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें किस चीज का अभाव है? इसका उत्तर है विशेषाधिकारों का अभाव, है ना। जब किसी के पास विशेषाधिकार ना हो तो समाज में समानता होती है। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, है ना, ए और बी, अगर बी के पास ज्यादा पावर हो जाए, तो जब पावर ज्यादा हो जाएगा, विशेषाधिकार ज्यादा हो जाएगा, मतलब विशेषाधिकार मतलब उसको ज्यादा दर्जा दिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ समानता नहीं रह गई, है ना।
अगर किसी दुकान पे एक कोई सामान खरीदने जाना चाहता है तो बी को भी वो पावर हो। अगर किसी को दुकान में प्राथमिकता नहीं दी जा रही हो तो यहाँ पर क्या हो गई, समानता की बात हो गई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वो आरक्षण वगैरह की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल एक जनरल टर्म में बात हो रही है विशेषाधिकारों के अभाव का। अगर ये नहीं होगा तो समाज में समानता का निहितार्थ रहेगा, वो बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मतलब निर्वाचन होने का अधिकार और मताधिकार, है ना, वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने के लिए, अगर आपको निर्वाचन लड़ना है, चुनाव लड़ने, उसके लिए जो अधिकार होते हैं वो कैसे अधिकार होते हैं? ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान ये आपको अधिकार देता है। जैसे आप देख लीजिए, वोट देने का राइट कब है? 18 वर्ष के बाद, है ना। 18 हो जाए आप वोट दे सकते हैं। और चुनाव के लिए भी, है ना, अलग अलग कंडीशन है, जैसे 25 वर्ष, है ना, उसके बाद 30 वर्ष, 18 वर्ष। तो जहां जहां पर जिस तरीके से जिन चीजों के लिए रिक्वायरमेंट है एज की, वो सब कब मिलती है आपको? कानून किसके द्वारा मिलती है? वो संविधान के द्वारा मिलती है ना। संविधान में कहा गया है कि 18 से उम्र वालों को मताधिकार है उनको, है ना, मत देने का अधिकार है। तो ये मूल अधिकार आपका यहाँ पर नहीं होता, नैसर्गिक अधिकार नहीं होता, विधिक अधिकार नहीं होता, ये संवैधानिक अधिकार है ना। क्योंकि नैसर्गिक अधिकार का मतलब आप जन्म ले लिए, है ना, तो आपको अधिकार मिलेगा नहीं। अगर आप 18 वर्ष के होंगे तभी आपको अधिकार होगा, 17 में नहीं होगा। तो इसलिए ये शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? यानी उसका प्रावधान किया गया है कानून के समान संरक्षण का। आर्टिकल कौन सा है बताइए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। कानून के लिए सभी समान है ना। आप कई बार देखते होंगे जब न्यायालय का दृश्य आता है तो उसमें एक स्टैचू होता है जो तराजू लेकर खड़ा होता है और उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो पट्टी बंधना क्या है? वो पट्टी बंधना यही है कि कानून किसी को भी मतलब देख रहा है तो वो इस तरीके से नहीं देख रहा है कोई बड़ा है छोटा है ना, किसी के पास विशेषाधिकार है। इसका मतलब ये है कि आंखों पर पट्टी लगी है तो उसके लिए सभी समान है ना, उसके लिए सभी इक्वल हैं। तो ये कानून का समान संरक्षण या कानून में सभी को समानता की बात जो हो रही है वो यही दर्शाता है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो कानून में समान संरक्षण का प्रावधान बताता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? मतलब यहां पर मिलान दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही मिलान नहीं है। जैसे अनुच्छेद 14, 16, 18, 19, क्या ये सब इन्हीं चीजों के लिए है आर्टिकल? बताइए। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए सी वाला जो है गलत है। देखिए 14 जो है विधि के अनुसार समानता, बिल्कुल सही है। 16 समान अवसर की बात करता है, जो आप देखते होंगे आरक्षण वगैरह। हालांकि 15 में भी उसका प्रावधान है लेकिन 16 यहाँ पे मुख्य रूप से। फिर 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति, है ना, बाकी सब उपाधियों का अंत। लेकिन अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ये गलत है। 18 में ही इन चीजों की बात की गई है ना। 18 में ही सैनिक उपाधियों की अनुमति है कि कोई ब्रिगेडियर वगैरह बन सकता है, उसके नाम के आगे जोड़ सकता है, लेकिन वैसी उपाधि आपको और नहीं मिल सकती। तो वो अनुच्छेद 18 यहाँ पर, है ना, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो 17 में नहीं बल्कि 18 में, 17 यहाँ पर गलत है। 17 जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। किस प्रकार की समानता सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। समानता का अधिकार यानी धार्मिक समानता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए, सामाजिक समानता होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 16। जैसा कि मैंने आपको बताया आरक्षण वगैरह की बात, वो ध्यान रखिएगा। तो जो जॉब्स हैं उनमें जो समान अवसर सबको मिल पाए उसके लिए अनुच्छेद 16 है ना। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? विधि के समक्ष समता,
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। ध्यान रखिएगा, विधि के समक्ष समता की बात यहां पर करता है और उसके साथ साथ कानून का समान संरक्षण, ये दोनों बातें अनुच्छेद 14 में कही गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अभी कुछ देर पहले जो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये वाला इसी में आएगा आपका, इसका उत्तर यहाँ है ना। तो क्लास को पूरा देखेंगे, अगर आपको उत्तर नहीं भी पता है तो आप उत्तर दे पाएंगे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत जो है उसका उन्मूलन किया गया, उसको समाप्त किया गया है ना। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, बट सैनिक वगैरह जो उपाधि है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? बताइए। ये उत्तराखंड के पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है उन शिक्षण संस्थाओं में। बताइए कौन से अनुच्छेद में आता है ये? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15(5). मैंने आपको बताया ना, आरक्षण 15 में भी है और 16 में भी है, तो वो ध्यान रखिएगा कहां कहां पर बात हो रही है, किस किस जगहों पर। तो ये शिक्षण संस्थाओं में बात हो रही है जहां पर आपके ओबीसी है ना, और एससी और एसटी यानी अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा है। लेकिन ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं इनमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल किए गए हैं, है ना। जो गैर सरकारी है, जो सरकारी नहीं है, और जो गैर अनुदान प्राप्त है, जिनको ग्रांट नहीं दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। यह अनुच्छेद 5 कहता है, अनुच्छेद 15(5) कहता है कि अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये क्लास नंबर 9 था, है ना, लेकिन मूल अधिकार का क्लास नंबर 1 था। इसके बाद हम 2 क्लास और कर लेंगे। जैसे मूल अधिकार आपका समाप्त होगा, हम चले जाएंगे अपने अगले चैप्टर पर और वहां पर हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो 2 क्लास में मैं कवर कर लूंगा अच्छे तरीके से, जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास को। चैनल पर विजिट करके आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेबसाइट पर विजिट करके करंट अफेयर और मॉक टेस्ट से जुड़े हुए पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।